नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में। हमारे पास एक मैं कहूं कि कोविड से निजात हमने पा ली है, लेकिन कोविड से निजात पाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई। इसके इफेक्ट्स इतने हैं कि बहुत लंबे समय तक रहेंगे और इसके जाने के बाद या कम होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमें जूझना पड़ेगा। और उन प्रॉब्लम्स को जूझने के लिए जो प्रेजेंट में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को हमें इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि जो प्रॉब्लम्स क्या है पोस्ट कोविड इफेक्ट के से, प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, एंड हमें क्या कोऑपरेशन चाहिए गवर्नमेंट से, क्या चाहिए पब्लिक से, क्या चाहिए बिजनेस क्लास से, क्या चाहिए सर्विस क्लास से, क्या चाहिए फॉरेन कंट्रीज से, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ इसी डिस्कशन को करने के लिए मशहूर इकोनॉमिस्ट एंड एक्स जनरल मैनेजर ऑफ आईडीबीआई बैंक डॉक्टर प्रदीप केसरी जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सेंट्रल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे निजामुद्दीन खान जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक दीक्षित जी हैं और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में लगी रहती हैं और करती भी हैं, सुषमा राय जी हैं। मैं आप सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं सबसे पहले सब आपके पास आता हूं कि ये कोविड के कम हो जाने से या कोविड एक भाषा में कहें कि खत्म हो रहा है, इसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो इससे नई जनरेट हुई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी सर। शर्मा जी, ये अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। अभी अगर हम कह लें कि कोविड खत्म हो गया है और हम बेलगाम होकर के अगर सड़कों पर घूमने लगे तो फिर अप्रैल मई वाली स्थिति हमारे यहाँ जो है जून में भी आ जाएगी जी। इसलिए आप ये न कहें कि कोविड खत्म हो गया है। आज से लॉक खुल गया है, कुछ मॉल्स खुल गए हैं, दुकानें ऑड इवन पर खुल गई हैं, गाड़ियां तो इमरजेंसी पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं। अभी भी जिस तरह से बार है, सैलून है, रेस्टोरेंट्स हैं और स्पा हैं, ये सब नहीं खुले हैं। लेकिन अगर इसी तरह से खोल दिया गया, जो गलतियां मैंने पिछले जनवरी फरवरी में किया था, अगर वही गलती अगर इस बार अगर फिर आप दोहराएंगे तो आपको ये पोस्ट कोविड की जो बात हम आप आज कर रहे हैं, इससे कोई, क्योंकि पहली बात यह है कि हम कोविड में जो मैनेजमेंट कर रहे हैं और भारत सरकार जो मैनेजमेंट कर रही है, अभी तक सरकारी आंकड़ा है कि 3 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 1 करोड़ लोग मरे हैं। अगर 1 करोड़ लोग मरे नहीं होते हैं तो आप समझते हैं कि इलाहाबाद के गंगा घाट के किनारे जो है बालू के रेत के अंदर लोगों की लाश को बिछा माने दफनाया गया है। आज एक दिन में 300 लाशें दिल्ली के अंदर आती थी, लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिलता था, लोग लाश को छोड़ के चले जाते थे और नेक्स्ट डे जी आकर जो हम पेंडेमिक से गुजरे हैं वो आज हमारा रोंगटा खड़ा कर रहा है, मुझे दिल दहला रहा है। लेकिन आज मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि फहीम यूनुस जो अमेरिका में आपके जो इन्फेक्शन डिजीज है उसके प्रोफेसर हैं, वो 2-3 चीज बातें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि वायरस जो है वो बंद कमरों में फैलता है। जी जी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम मास्क लगा के चलते हैं और सामने वाला इफेक्टेड आदमी भी मास्क लगा के चल रहा है, तो आप समझिए कि आप भी सुरक्षित है और वो भी सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही किसी बड़े हॉल में आप जाते हैं जहां हजारों लोग होते हैं और एक भी आदमी अगर बिना मास्क लगाए संक्रमित है तो वो पूरे लोगों को संक्रमित कर देगा, भले ही सामने वालों ने तो मास्क इसलिए लगा रखा है या नहीं। या ये बढ़िया आपने एक बात की। सपोज 10 आदमी है उस हॉल में या 100 आदमी है और उनमें से 90 ने या 99 ने मास्क लगा रखा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ अगर 100 में से, अभी आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। हाँ, अगर 100 आदमियों में से आपका कहना है कि 99 ने मास्क लगा रखा और एक आदमी ने मास्क नहीं लगाया और वो बाई चांस कोरोना इफेक्टेड है, तो वो सारे लोगों को इफेक्टेड करते हैं, भले ही उन्होंने मास्क लगा रखा।
जी नहीं नहीं, वो बंद कमरे में ये बहुत ज्यादा जो है जो माने ये स्पीड करता है। हम एक्चुअली आज डिस्कस कर रहे हैं कि इससे जो प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है उसके बारे में बोलिए सर। जी, प्रॉब्लम्स क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं जो इसकी वजह से जनरेट हुई है, नई प्रॉब्लम्स आई? देखिए, प्रॉब्लम्स तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम्स आप जहां प्रॉब्लम शुरू हुआ, लेकिन जब तक पूरे लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, आज आपके यहाँ जो है 18 से 20 करोड़ लोग मात्र वैक्सीनेट हो पाए हैं, यानी कि 12% जो है 139 करोड़ आबादी है, इसमें 12% आपके भारत में लोग वैक्सीनेट हो पाए हैं। और आपके यहाँ जी दिल्ली, अमेरिका में जो है 58 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो पाए हैं, ब्राजील में 50% वैक्सीनेट हो पाया है। आपके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, आपके दिल्ली के अंदर जो 18 से 44 साल के अंदर वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो पोस्ट पेड की बात आप क्या करेंगे? आप पहले बताइए। जब अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है, इसका कोई माने आप रेमडेसिविर नहीं है, फेविफ्लू नहीं है, या पैरासीटामोल नहीं है, या इजिथ्रोमाइसिन नहीं है, ये सारी दवाइयां इसके लिए नहीं है। इसके लिए एक ही है, कोविशील्ड। ठीक है, मैं आता हूँ निजाम साहब आपके पास। डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, एक नहीं, बीच में मैं आपको एक बार और मैं कहना चाहूंगा शर्मा साहब, कि आप बताइए कि इसकी दिल्ली शहर में, दिल्ली सरकार की क्या, इस दिल्ली की सरकार में जो आज लोग बैठे हुए हैं लोग, इसी दिल्ली में 600 रुपया, 1200 रुपया, 800 रुपया, 1400 रुपया में इंजेक्शन लग रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। कोई नियंत्रण है? जी, आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर विवेक। यस यस डॉक्टर विवेक जी, बताएं। जी के लिए सर आपका, प्रदीप साहब का, सुषमा जी का, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब का बहुत बहुत सबका शुक्रिया है, सबको नमस्कार है। ये जो सवाल आपने एक समसामयिक विषय पे, वर्तमान क्राइसिस के मद्देनजर आपने पूछा कि इसके क्या पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जो पहला एक इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, दूसरा एक इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। तो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर लेता हूँ। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें टेक्निकली या उसको मेडिकली हम कहें, हमारा शरीर का प्रतिरोधी क्षमता का जो तंत्र है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो एक काफी अच्छे खासे लंबे समय तक वो इफेक्ट रहती है। क्योंकि ऐसा ही आप मान के चलें कि अगर आप बहुत फास्टिंग करें, या आप डिहाइड्रेट हो जाएं, या बहुत देर तक आप खेल के आए, या बहुत रनिंग करके आए, या बहुत एक्सर्शन करके आए, तो कम से कम 24 घंटे तक आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, वो उस प्रक्रिया को झेलती है। उसी प्रकार शरीर में जो साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है, इंटरल्यूकिन्स का स्ट्रॉम पूरी तरीके से ताकत लगा देती है। तो शरीर का कोना कोना, एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं कहूँ तो, बाहर से आए हुए शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, जो आपको पता नहीं चलता कि हमारी अपनी बॉडी खुद में बहुत बड़ा एक डॉक्टर है। साथ में ऊपर से जो हम दवाइयां लेते हैं वो काफी ताकतवर दवाइयां होती हैं, और ये बात ठीक है कि हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है, और उसकी भी कीमत शरीर को ही चुकानी पड़ती है। वो आपके शरीर से ताकत लेकर के ही तब जा करके, क्योंकि उसके अंदर कोई जान तो है नहीं, जो तो फिर बाद में जाकर के वो उसी आने वाले वायरस या बैक्टीरिया पे अटैक करेगी। तो कुल मिला के जो आपके रिपरकर्शन है वो बॉडी पे भले उसका आप प्रभाव कम कर देते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव उसके बाद दिखाई देते हैं, जब वो उसका असर कम हो जाता है, या वो वायरस फिलहाल तौर पे आपकी बॉडी से ऑब्सोलीट हो जाता है। तो इम्यूनिटी जो है वो लंबे समय तक, जिसके रिपरकर्शन पहला है जनरलाइज्ड वीकनेस, ये आपको जनरलाइज्ड वीकनेस महीनों महीनों तक हो सकती है। साथ में जवान से जवान लोगों इतनी लेथार्जी की तरह उनको रहता है कि वो अगर 2 कदम भी चल लेते हैं तो एकदम बहुत एजेड बुजुर्गों की तरह वो हांफते हैं, रुक जाते हैं कि साहब अब और नहीं चला जा रहा। वो खुद पे बड़ा आश्चर्य भी करते हैं कि हाँ भाई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड होकर के आया, मैंने सीवियर कोविड झेला, मेरे छाती में पैचेस अभी भी हैं, फाइब्रोसिस हो गई है, म्यूकोरमाइकोसिस का, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ये कोई नए फंगस नहीं है, पुराने फंगस है, इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी कहते हैं, या जीव परिजीवी हम कहते हैं, कि जब वो उन्हें मौका लगता है, परिणाम हमारे
इम्यूनिटी को लेकर के। और साथ ही साथ जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती तो साथ में इम्यूनिटी का केवल हमें चौतरफा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पे हमें अन्य वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि इंतजार में रहते हैं कि कब इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो और हम यहाँ पे अटैक कर दें। और उसके बाद फिर फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, इसके साथ में आप मानसिक रूप से भी जो एक बड़ी पीड़ा से गुजर करके आते हैं, तो उसके बाद भी आप बहुत आपका मनोबल यदि बहुत बड़ा नहीं है तो आपसे कोई बहुत बस या ट्रेन निकल जाए और आपको कोई बताए ना कि साहब पीछे से बस या ट्रेन आ रही थी, तो आप जिस तरीके से चौंकेंगे वो काफी देर तक आपका प्रभाव आपके शरीर पर या आपके मनोमस्तिष्क पर रहेगा। तो उसी प्रकार से ये जो वायरल इन्फेक्शन है, इसमें जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है इम्यूनिटी, दूसरा जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो हमारा हुआ फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का प्रभाव, तीसरा जनरलाइज्ड वीकनेस, साथ में ये भी हो सकता है कि लंग में अगर फाइब्रोसिस, उसके पैचेस लंबे समय तक रहते हैं तो साथ ही अरेंज्ड होने का खतरा रहता है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स और यंग लोगों में आती है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में कभी कभी देखा जा रहा है कि हार्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं, किडनी के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो अपने आप, क्योंकि आपने जो इतनी ताकतवर दवाइयां ली हैं उसकी कहीं ना कहीं वो शरीर ने कीमत चुकाई है। तो मोटे तौर पे तो इम्यूनिटी पे ही मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जी जी जी, केसरी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं थोड़ा इस सबसे अलग हट के थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट जी, तो अभी की कोविड आफ्टर कोविड, तो अभी आफ्टर कोविड तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ पोस्ट कोविड जो हमारे स्थितियां बन रही हैं, कि कोविड जो है वेव्स में आता है, ऐसे जाता है, नीचे आता है, फिर होता है, फिर ऐसे ऐसे आता है, और ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, जैसा कि कहा कि जब तक कि कुछ पता नहीं है। इवन जो है हमारी जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो या 100% वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी ये एक सोल्यूशन के रूप में उसको दिखाया जा रहा है। दूसरा क्या है कि बाय द टाइम everybody gets vaccinated, a second vaccination stage will also start, क्योंकि every vaccination is only for 6 months to 1 year. That is what they are saying, 1 year it will be effective. If it is 1 year effective, so every year we have to take vaccination till some other alternatives are found, which is basically in terms of medicines. So what I am trying to say is itself has to completely change in the sense that we should be able to take care of such kind of pandemic or epidemic. Now health system has to move in that direction, because all other things we have tackled, but not, this is the first time in the long history of humankind or India, this has happened after a very long period, because at least this something like plague or something of that kind, which has affected a large population. So now this is affecting a very large population. So उसके लिए large जो है measures भी लेने पड़ेंगे, बहुत बड़े measures लेने पड़ेंगे, ये भी जो है बढ़ाया जाए। तो ये बजट को बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ जो है हेल्थ से संबंधित कुछ प्राइमरी एजुकेशन जो कि हर आदमी को करना चाहिए, वो भी हमारे समझ से हमारे कोर्स का सिलेबस का पार्ट बनना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट अब तक पार्ट बन चुका है। ये बड़ी अहम बात आपने कही। यस, तो ये इस एजुकेशन का पार्ट बनना चाहिए कि हमको कैसे हेल्दी रहना है। उस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन एक एजुकेशन का पार्ट बनने के लिए और लगता है। तो उसमें उस सिलसिले में हमारा जो योग का जो अपना विज्ञान है, उसको जो है बहुत ही तेजी के साथ उसको एक साइंटिफिक ढंग से सब जगह इंट्रोड्यूस करना और सब लोगों को इसको डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक मौका देना, ये गवर्नमेंट की ओर से भी और सोसाइटी के तमाम एनजीओ की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि उसको जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन की व्यवस्था है, चाहे आयुर्वेद, उससे अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है, हमारे खान पान का जो है उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसके लिए भी फिर से प्रयास करना पड़ेगा कि हमको किस तरह के फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए।
इवन यूएस में जो है तमाम रिसर्चेज हुई हैं और वो लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि किस तरह के हमको फूड लेना चाहिए। उनका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या इस तरह का फूड्स रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो बराबर जो है इस तरह के गाइडलाइंस जारी करता रहता है। तो हमें भी ये फ्रीडम के नाम पे हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं जी। सुषमा जी, जो है हमारा सुषमा बना रहे। जी, और मैं आता हूँ केसरी जी, आपके पास आता हूँ। सुषमा जी का कोई क्वेरीज है। सुषमा जी, आप बताएं क्या आप महसूस करती हैं इसका पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स है। जी राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और निजाम सर का, डॉक्टर दीक्षित का, और जो अभी हमारे एक नए मेहमान जिनसे आज मैं पहली बार मिली हूँ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से हमें फिजिकली तो बहुत इफेक्ट कर दिया। फिजिकली अगर हम जीवित रहेंगे तो बाकी चीजों को देखेंगे, बट व्हाट ऑल जब हम जीवित रह गए, नदी में डूबे और डूबने के बाद बचे, तो हम ये देखेंगे कि हमारे तन पे कपड़ा क्या है, मैं कंप्लीटली ढकी हूँ कि नहीं ढकी हूँ। उसके बाद मुझे दूसरी चीज जो है वो लगेगी, भूख, खाना है कि नहीं है, नहीं है तो उसकी तलाश में चले जाएंगे। जब पेट भी भर जाएगा तो मैं समाज देखने लगूंगी कि मेरे जैसे और लोग चाहिए जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनके साथ मैं रह सकूं, ताकि मेंटल, हमारी जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, और हमारा जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल तो हम सर्वाइव करके आ रहे हैं तभी बच रहे हैं, तभी हम पोस्ट कोविड पे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एंग्जाइटी, क्या चीजें बच रही हैं, क्या बचानी है, कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हुआ, हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे सोचता है। जो एक बड़ा बन के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम सोचे तो देश का सब कुछ education, being into employment, I mean being as a employment consultant, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी कि जब से 2020 और 2021 जब कोविड के वेव्स, हाई टाइड्स लाइक ऊपर की तरफ आए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे, बिकॉज वो कट शॉर्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। जी सर, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो कट शॉर्ट करेंगे, ले ऑफ करेंगे। अब वो फाइनेंशियल कंडीशन से थे कि घर में 5 मेंबर है, एक आदमी कमाने वाला है, भले उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो, लेकिन 5 मेंबर भी तो है सर्व करने के लिए। तो अब वो उनको कैसे फुलफिल करेगा, क्या करेगा? अगर वो जिंदा बच गया है कोविड से, तो अब जो सबसे पहली जरूरत है वो है बेसिक, वो है फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, और उसके बाद एजुकेशन। तो ये चीजें हमारी बिल्कुल डैमेज हो गई, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ सबकी डैमेज हो रही है। उसकी भी जो हेड ऑफ द फैमिली के, दोज are not earning, they are also disturbed, mentally disturbed. तो अभी जो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है, इसके लिए सरकार कितनी हेल्प करेगी, बैंक इंस्टीट्यूशंस कितने हेल्प करेंगे, और जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को या बैंक को कितना कोऑपरेशन करेगी। ये आपस का जो हमने प्रॉब्लम बोला, प्रॉब्लम तो हमारी फाइनेंशियल, एजुकेशनल और मेंटल तीनों है, लेकिन इसमें कोऑपरेशन कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट कहाँ से सपोर्ट करेगी? अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे रेटिंग थी उसको दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहिए? क्या उसको दोबारा ये नहीं समझना चाहिए कि जिसमें हम 800 पॉइंट पे किसी को अगर लोन देते थे या किसी को क्रेडिट कार्ड देते थे, उसको रिवाइज करना चाहिए? क्या ये नहीं लगता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग जिसे बोलते हैं, जिसकी की 5 लाख की टोटल वर्थ ही होगी, वो डैमेज हो गया उसका स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस, तो उसका ऑब्वियसली क्रेडिट रेटिंग खराब हुई, सोशल खराब हुआ, तो उसको समाज तो छोड़िए, अब करे उसमें सरकार का क्या सहयोग? बहुत बढ़िया पॉइंट सुषमा जी आपने उठाया। प्रदीप जी, यू आर बहुत एसोसिएट रहे हैं बैंक से, इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि जो लोन फैसिलिटी मिलती थी 800 पॉइंट पे, 700 पॉइंट पे, क्या उसको इस सिनेरियो में रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट, या उसमें क्या चीजें चेंज हो सकती हैं जो थोड़ा इजी हो जाए? बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं। अब वो कहाँ तक बैंक उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें क्या होती है कि आरबीआई के भी कर जाती हैं
और पब्लिक जो है उसी तरह से अनभिज्ञ रहती है और उसको अपने अधिकारों के लिए वो मांग नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए, जैसे कि आपके लोन को डिफर कर देना। एक जी। चीज डिफर करने का मतलब कि बाद में उसको ले लेना। लेकिन जो इन्होंने कही क्रेडिट रेटिंग की बात, जैसे कि आपने मतलब डिफॉल्ट लोन, किया। एक मिनट सर लोन डिफर की बात करूंगी क्योंकि आपने इस बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे। जब मैं थोड़ा और बातें भी कर, सारी बातें तो लोन डिफरमेंट तो एक हो गया, ठीक है, लेकिन लोन बाद में तो देना है। अब उसमें ये भी है कि उस जिस पीरियड में डिफर किया है लोन का, उसमें उसका इंटरेस्ट भी तो है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, या उसको कुछ रिड्यूस किया जाए। एक चीज ये है। जो सबसे बड़ी बात आपने कही है वो कि क्रेडिट रेटिंग जो है डिफरमेंट से भी जो है क्रेडिट रेटिंग डाउन होती है। ये चीज हमको ये पता करना होगा गवर्नमेंट इनसे कि हाँ वास्तव में ऐसा कर रहे हैं कि जबकि डिफरमेंट जब कम नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड बी, कम नहीं होना चाहिए एट द टाइम, इट शुड बी, डेफिनेटली इट शुड बी। अगर डिमांड ऑफ द टाइम, इट इज डिमांड ऑफ द टाइम। हाँ बिल्कुल, और नीड ऑफ द आवर जिसे कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्या पॉइंट बोल है। रही थी सुषमा जी, बताएं। दूसरा सुषमा जी कुछ कह रही थी जी। सर मैं वो उसी पे बात कह रही थी कि जैसे आरबीआई ने डिफर दे दिया कि आप मोनेटरम ले लीजिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक आदमी जिसकी 1 लाख की सैलरी है मंथ की, और जब उसे पता चलता है 2 मेरी आधी हो गई है बिकॉज ऑफ सो एंड सो सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन ने आधी कर दी है, तो वो ऑब्वियसली अपनी फूड एंड शेल्टर की फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान देगा इंस्टेड ऑफ पेइंग लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो डिफरमेंट वो मॉनिटरम ले लेगा। अब मॉनिटरम लेने के बाद उसके क्रेडिट रेटिंग पे आती है मॉनिटरम, और अब बैंक उसे बोलता है कि दो यू हैव गुड अर्निंग, सैलरी स्लिप्स है, सब कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सब कुछ है, पर हम आपको लोन नहीं दे सकते बिकॉज यू हैव टेकन अ मॉनिटरम। नाउ दिस पॉलिसी शुड बी, तो सब कुछ डैमेज हो गया ना, इस पे कंसीडरेशन करना है, रिवीजन की जरूरत है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है ऐसा, क्योंकि बहुत से बैंक के लोग भी ऐसे गलत जानकारियां देते हैं कभी कभी, तो उनके वेबसाइट पे जा करके उसको खोजना, कि हम लोग जो है उसको भी देखना चाहिए कि कहाँ पर है, इसको एक कंप्लेन के रूप में लाना कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो जब जो बैंक का कंप्लेन सिस्टम होता है उसमें एक सीएमडी का, हर बैंक में ब्रांचेज में जाएंगे तो वहाँ एक सीएमडी के पास जाता है और कायदे से वही डालना चाहिए, और वो ईमेल के थ्रू डालना चाहिए। एक चीज तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि कभी कभी बैंक को आप दीजिए तो वो जो है आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कंप्लेन किसी भी तरह की, मतलब खाली यही नहीं, कोई भी तरह की। तो आप वहां सीधे डालिए टॉप लेवल पे, और वहां से भी अगर निदान नहीं होता है तो एक अलग जो है बैंक ऑम्बुड्समैन होता है, वहां पर भी डालना चाहिए इन सब चीजों को। लेकिन आपने सही बताया कि ये खाली जो है डिफरमेंट से नहीं चलेगा, बैंक को रीस्ट्रक्चर लोन है उसको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। मतलब रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसको एक लॉन्ग टर्म लोन और बना देना चाहिए, और उसे एक छोटा छोटा अमाउंट करके लंबे पीरियड के लिए लोन को वो करना चाहिए। Exactly, तो ये तो, और मैं खाली डिफरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लोन को कुछ माफ भी करना चाहिए, कुछ पीरियड के लिए माफ भी, क्योंकि हमने कल जैसे बताया था कि बहुत से लोगों को सैलरी जो है आधी हो गई है, और जो है सैलरी, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम हो गई है, अब भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनके एक प्रॉमिस पे काम कर रहे हैं कि उनकी कंपनी जब आगे ठीक हो जाएगी तो वो उनको पैसा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर निजाम साहब, प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आज नीड ऑफ आवर ये है कि हमें बच्चों से मतलब प्राइमरी एजुकेशन से ही एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर को, मतलब हेल्थ का जो रिलेटेड चीजें हैं वो एजुकेशन में उसको पार्ट बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक योगा है या अदर जो प्रिलिमिनरी हेल्थ के जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो आज आने पड़ रहे हैं और जिससे लोगों को पता नहीं है, तो क्या ये सरकार को कहीं जो उसके कंसिडरेशन में है इस तरह की कोई बात? नहीं, देखिए अभी मैं आज प्रोफेसर राम कुमार हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने आज इस बात को बहुत खुलासे से लिखा है इकोनॉमिक्स टाइम्स में
कि भारत सरकार के पास तो थर्ड फेज के लिए अभी जो है थर्ड फेज की तैयारी है। जी जी कंट्रोल करने के लिए कोई अभी योजना सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। नहीं सरकार आपके एमएसएमई जो छोटे मझोले घरेलू उद्योग हैं जो कोलैप्स कर गए हैं, एम्प्लॉय लेबर के बिना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, पैसे के बिना, उन पर सरकार का। और अभी केसरी जी ने कहा कि आप सीएमडी, यहाँ तो ब्रांच मैनेजर बात करने के लिए तैयार नहीं। हम सीएमडी कहाँ जाने, सीएमडी की बात कहाँ कर रहे हैं? वही ब्रांच मैनेजर बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, आप सीएमडी की बात कर रहे हैं। जय आप ये छोटा सा 1 लाख रुपया का नहीं, मैं कैसे मैं 1 लाख रुपया का लोन लेने के लिए जाइए, पर्सनल लोन, तो जानते क्या कहता है कि पर्सनल लोन तो मैं नहीं दे सकता हूँ। समझ गया ना? 1 लाख रुपया भी आपको पर्सनल लोन या बिजनेस करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बैंक की कितनी खराब स्थिति है, जो जिसका माने आप सर पकड़ लेंगे। आप तो बैंक से रिटायर हुए हैं, आपको ज्यादा पता है बैंक में। मैं एक बार बैंक में अकाउंट खोलने गया तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट खोलने से मुझे क्या फायदा है। मैंने भी बहुत तबाक से जवाब दिया। मैं बताता हूँ, मैं जवाब दिया बैंक के एम्प्लॉय को कि मैं अकाउंट खोलता हूँ तो आपको तनख्वाह मिलता है। जी जी सरकार पर आप सबसे पहले आप सरकार पर से पूछिए कि सरकार के पोस्ट, इसको हम इकोनॉमिकल में उसमें चर्चा हुई। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा जो सीएमडी वाली बात कही आपने। मैंने इसीलिए कहा कि आप जो है उनसे उलझिए नहीं, और वो ईमेल पे, आजकल सभी लोगों के पास ईमेल की सुविधा है, cmd.com जो उनका अपना वेबसाइट होता है, जो उनका, उस पे सीधे जो है आप डालिए, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है ब्रांच लेवल पे, तो वो अपने आप उसका निस्तारण हो। ठीक है, हाँ, वो एक सॉल्यूशन आपने बताया। डॉक्टर विवेक, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई। डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो अभी एक केसरी जी ने बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि हमें एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा, हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट उसमें डालने पड़ेंगे, इसके बगैर अब काम नहीं चलने वाला है। जो आपाधापी इस कोरोना टाइम में हुई है, किसने, जितने लोग थे उतने डॉक्टर बने हैं, जितने लोग थे उतने सलाहकार बने हैं, और उसके बावजूद भी मैक्सिमम हमारी फैटलिटीज हुई हैं, मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं। तो ये आप इससे कहां तक सहमत हैं और इसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हो सकता है इसके? जी डॉक्टर साहब। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं इससे सहमत भी हूं। और एक छोटा सा उदाहरण दूं कि क्लास में एक दूसरे विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रिंसिपल आए और उन्होंने कहा कि साहब, आपके स्कूल के बच्चों का जरा मैं मूल्यांकन करना चाहता हूं कि आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो कहाँ तक ठीक आपने पढ़ाया। बिल्कुल, मैं क्लास ले रहा हूं और आप क्लास के पीछे बैठिए, जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो आप आकर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो उन्होंने धर्म जागरण की कक्षा थी तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने पूरा पढ़ा लिया तो उन्होंने फिर कहा कि आप आकर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड जो भी। तो दूसरे विश्वविद्यालय कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा है मैं उसी आधार पर आपसे पूछता हूं है। इतना पूछे जाने पर क्लास के सभी बच्चों ने अपना हाथ सीधे खड़ा कर दिया और टीचर के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई कि चलो अच्छा है, सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने जो पढ़ाया था ठीक ठीक बच्चों ने रट लिया, एक भी बच्चे ने हाथ नीचे नहीं किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बेटा भगवान कहाँ है? टीचर का इतना कहना था तो सारे बच्चों ने अपना दाहिना हाथ अपने बाईं छाती की तरफ रख दिया। टीचर के चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आई कि चलो बच्चों ने मेरी फिर का स्थान कहाँ है वो उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। अब ये जो तीसरा प्रश्न टीचर ने पूछा कि अच्छा बच्चों ये बताओ हृदय कहाँ है, वेयर इज द हार्ट? सारे बच्चों ने कहा साहब ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया। बहुत बड़ा कटाक्ष बताया जी, कि हार्ट जी। उसी प्रकार से ये जो शिक्षा के जो दो रूप हैं, एक है साक्षरता, लिटरेसी, दूसरा है संस्कार। और वो एक अलग ही है, वो एक विकास के साथ में जो कंकोमिटेंट जो डेवलपमेंट है उसका साथ में एक रिपरकर्शन है या उसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो आता है। खासतौर से जो नई पीढ़ी है
और इसके ऊपर जो एक कांस्टेंट हैमरिंग है वो एक वोकेशनल एजुकेशन की हैमरिंग है। उनका जो कंपटीशन है वो केवल मार्क्स का ही कंपटीशन नहीं है, उनको कंपटीशन में हमने सदैव ये बताया है। मैं आपको ये बताऊं कि आज से 20-30 साल पहले हम सभी, मैं तो बहुत आप लोगों से छोटा ही हूं, इसमें बड़े बाबू के पास अगर आप जाएंगे और अगर आप कुछ पेशगी करना चाहेंगे उनसे कि साहब बड़े बाबू मेरी ये फाइल आप थोड़ी सी जरा जल्दी बढ़ा दीजिए, तो कहता था साहब जरूर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं करता हूं। और अगर आप उसके एवज में उसको अगर कुछ आप चाय पानी नाश्ता जो भी आप देना चाहें अगर आप देते थे तो वो सारे लोग, मैं मानता हूं यहाँ सभी लोग वरिष्ठ बैठे, सब ने एक ही उत्तर सुना होगा। उस जमाने में 30 साल पहले लोग एक ही जवाब देते कि अरे साहब हमें आप दोजख में भेजेंगे, नरक में भेजेंगे, मुझे घर में बीवी बच्चे पालने हैं, क्या आप कर रहे हैं गुनाह? आप जमाना भी वही है, जंगल भी वही है, शेर भी वही है। आज 30 साल बाद आप अगर, मैं ये नहीं कहता ये बात कहां लागू होती है, ये बात मैं कह करके सामान्य मानवीय के ऊपर एक प्रश्न ही छोड़ना चाहता हूं। यदि किसी कार्य के लिए हम जाते हैं और वही चीज हम उससे कहते हैं कि साहब जरा ये मेरा काम देख लीजिएगा, तो वो आदमी आगे चल करके ये कहता है अरे साहब देख लीजिए घर में मुझे कुछ घर भी चलाना होता है थोड़ा सा। अब वही पर्सपेक्टिव बदल गया। आज बच्चों के सामने जो प्रश्न है वो, पहले हमारे जमाने में जो होता था कि वही 5 ऑप्शन हुआ करते थे, डॉक्टर ऑप्शन नहीं था, ये नेशंस चॉइस हुआ करते थे। बच्चों के अंदर आज की डेट में जो नई जनरेशन है उसके अंदर जो आज ये कोविड का समय जो बीत रहा है, ये न केवल परीक्षा का विषय है, ये साथ में प्रतीक्षा का भी विषय है। बिल्कुल सही जी। बहुत और इसमें साधनों की जो कमी और बढ़ोतरी हमने देखी, साधनों के साथ में हमने संबंधों का भी बनना बिगड़ता देखा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चाल चरित्र और चेहरे भी सामने आ गए, वो सदैव बिजी रहे। कई बार तो यहाँ पे वो लोग काम आ गए जो एब्सोल्युटली फ्री थे। हमेशा लोग बोलते थे यार कि यार तू कुछ करते नहीं हो, खाली घूमते रहते हो। कई बार इस कोविड के दौरान वो लोग काम आ गए कि अरे साहब कोई काम हो तो बताइए। वो लोग तो दिल में चढ़ गए ऐसे लोग। तो हजारों लोगों के हजारों अनुभव हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। ये बात तो तय हो गई कि सारी शिक्षा, सारे रोजगार, सारा धन, सारे संसाधन सब धरे रह गए और एक नई चीज, एक नया अनुभव हमें दे करके चली गई। और पहली बार जी एक ब्रांड का एड भी आता है, उसमें एक बड़ी अच्छी पंच लाइन है कि हैव आई मेड इट लार्ज। तो वही वाली बात है, हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि रियली हैव वी रियली डन जस्टिस टू आवरसेल्फ एंड आवर सोसाइटी। हमारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं तो समाज से बहुत है, हमने क्या दिया समाज को, ये भी यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। साधनों को भी हमने देख लिया, संबंधों को भी हमने देख लिया। जी। और हमें अपने बच्चों को जो आगे आने वाला कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम में आप इतिहास पढ़ें, वो एक अच्छी बात है, वो ठीक है, वो समय समय पे कंकोमिटेंट है, वो एक सस्टेनेबल चैप्टर डेवलपमेंट्स के होने रहते चाहिए। लेकिन एक 100 साल में देखिए, आपको मैं वही हमेशा कहता हूं कि तक्षशिला, नालंदा से लेके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक आपको हर डिग्री मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की डिग्री आज भी कोई विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आज भी एक आदमी ये नहीं कह रहा, पर्सनल डेवलपमेंट तो आपका कर देगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व का विकास आपको ये डिग्री कभी भी नहीं देगा कि हाँ मैं हंस व्यक्ति हैं, कभी नहीं कोई कहेगा। और यदि कोई कैरेक्टर को सर्टिफाई करेगा तो टाइम पीरियड के लिए, जैसे कॉलेज में मिलता था कि इस तारीख से लेकर के इस डिग्री कोर्स में इस तारीख से अमुक व्यक्ति का चरित्र अच्छा था, इनको डिग्री प्रदान कर दी जाए। लेकिन जीवन के चरित्र की गारंटी नहीं है, चरित्र भी वैसे ही है। चरित्र कैसा है कि बिल्कुल इसके ऊपर वो नियम लागू होता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर दीक्षित, आपने हम चाहते थे आपको बहुत सुने, लेकिन मुझे लग रहा है हम समय बिल्कुल एंड पर आ रहा है हमारी डिस्कशन का। तो बहुत आपने बहुमूल्य अपने विचार रखे और मतलब बहुत ही एसेंस के तौर पे आपने प्रोड्यूस किया कुछ थॉट्स को, और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और शॉर्ट में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आपने गागर में सागर भरी है। और इस डिस्कशन से एक बात सुषमा जी ये बिल्कुल क्लियर हुई कि इस कोविड ने न केवल हमारे मतलब ज्योग्राफिकल कुछ चीजें बदली हैं और न केवल कोई सोशली वो बदला है, एग्जिस्टिंग जो वर्किंग थी उस पे प्रश्न चिन्ह लगे और इन फ्यूचर क्या होगा ये सोचने को भी हम मजबूर हुए। और मजबूर
होना पड़ेगा और इसको सोच करके आगे नीड ऑफ द आवर क्या कहती है, क्या हमें बदलना चाहिए, क्या रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमें इन प्रॉब्लम्स को कॉप अप करना है, कैसे इनसे निजात पाना है। इसके लिए जैसे प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें इसमें एजुकेशन सिस्टम में कहीं बदलाव की जरूरत है, और ये संशोधन, ये बदलाव हमेशा आने चाहिए। कानून में भी आते हैं, हर चीज में बदलाव होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज में, सिस्टम्स में, कल्चर में। इसी तरह एजुकेशन में आज बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप जी ने कि योगा को बिल्कुल कंपलसरी, नॉट ओनली इन स्कूल्स कॉलेजेस बट इवन एट द लेवल ऑफ एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, सब में होना चाहिए। और बेसिक शिक्षा जो है उसकी मेडिकल के रिलेटेड है, वो सबको स्कूल टाइम से ही देनी चाहिए, देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, निजामुद्दीन साहब ने कहा कि जो सिस्टम हमारा जो चल रहा है बैंकिंग में, जो गड़बड़ चल रही है, सुषमा जी ने ईएमआई की बात की और उसको लोन को वेव ऑफ करने की बात करी, ये सारी चीजें भी साथ साथ चलेंगी। और मैं समझता हूँ इसी तरह का एक बहुत बढ़िया हेल्थी डिस्कशन हम दोबारा भी करेंगे। आज आप लोगों ने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छे विचार अपने रखे, इससे पब्लिक एट लार्ज बड़ा मैं समझता हूँ बेनिफिशियरी होगी, और आगे भी आपके ऐसे विचार हमें मिलते रहेंगे। इसी सब उम्मीदों के साथ जो पब्लिक का जो सिनेरियो है, जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाए, वो पूरा हो तो नहीं जाएगा, मतलब कुछ उसमें इजाफा हो जाए, इसीलिए योर माइंड ओपनर चैनल प्रयास कर रहा है। और मैं इसमें आपने भागीदारी की, इसके लिए आपका पुनः अभिवादन करते हुए धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।